हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन के लिए ये हमारी फाउंडेशन सीरीज चल रही है और जो कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वांट। तो क्वांट में अभी तक हमने 9 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 10 होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजिज। प्रॉब्लम ऑन एजिस से बहुत मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन, संभावना है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में प्रॉब्लम ऑन एजी से पूछे जा सकते हैं। हम हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये बात आप जानते हैं। स्टार्टिंग से अगर आप हमारी सीरीज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये फाउंडेशन सीरीज में हम कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, हम पीवाईक्यू भी करते हैं और प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन एजिस के अंदर कोई कंसेप्ट है ही नहीं खास। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं, आज डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे। तो कुछ एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा सो दैट यू कैन मेक एन आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक विनती आप लोगों से रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें और इस वीडियो में के नीचे एक कमेंट जरूर करना है आपको। मैं आपको बार बार ये चीजें बोलता हूं सो दैट, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें भी मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो व्हाट वी हैव टू कवर इन प्रॉब्लम ऑन एजिज, तो सबसे पहले मैं यही चीज डिस्कस करता हूं। तो ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो काम आएगी वो प्रैक्टिकल अप्रोच काम आएगी। आमतौर पे मैं कंसेप्चुअली पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, बट यहाँ से इतना कोई खास कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा और उन्हीं एमसीक्यूज पे फिर आपको आइडिया लगा लेना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको प्रॉब्लम ऑन एजी से क्या करना है, एक तो इस टॉपिक की ये खास बात है कि यहाँ पे आपको को हमेशा कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो रीड करनी है केयरफुली। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रीड केयरफुली जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, दूसरा आपको इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप आइडिया बना पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनसे कैसे डील करना है। ठीक है जी, चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आसान है, मैं मान सकता हूं। आप लोगों के मन में शायद ये डाउट भी आए कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन आए हैं इन पास्ट में और आगे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़िएगा। 15 ईयर हैंस अ मैन विल बी जस्ट 4 times एज ओल्ड एज ही वाज 15 ईयर्स एगो, तो हिज प्रेजेंट एज इज। क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में, मैंने पहले ही तो कहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो मान लीजिए उसकी जो प्रेजेंट एज है दैट इज एक्स ईयर्स, है ना। तो वो कंडीशन क्या दे रहा है, 15 ईयर हैंस, यानी आज से 15 ईयर हैंस मतलब 15 साल के बाद जो उनकी एज होगी दैट इज इक्वल टू 4 times ऑफ एज ओल्ड हैज ही वाज 15 ईयर एगो। तो जितनी एज उसकी 15 ईयर एगो थी उसके 4 टाइम के इक्वल होगी। ये कंडीशन है बस, और इस कंडीशन को पढ़ के आपको सोल्व करना है। तो जब मैं इसे सोल्व करता हूं तो x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 60। तो इधर आके x माइनस होगा 3x, 60 उधर जाके ऐड होगा 75। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 से सिंप्लीफाई होके 25। तो यानी कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 25। तो यहां से आपका राइट आंसर ये होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि 15 साल पहले की बात कर रहा है वो, तो मिनिमम उसकी एज 15 साल तो होगी ना। तो पहले दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए, क्योंकि ये तो 15 और 10 नहीं है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में वैल्यू पुट करके जो सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये आरबीआई ग्रेड बी का लेवल है, करंटली आज के टाइम पे ये आरबीआई ग्रेड बी का लेवल नहीं है। तो फिर कैसा होगा वो तो वीडियो एंड तक देखोगे। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं, लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं गए, उसके लिए भी वीडियो एंड तक देखो। ठीक है, चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। द एजेस ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 16 ईयर एगो देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो देयर प्रेजेंट एजेस आर। क्या है, दो लोग हैं, मान लीजिए वो दो लोग ए और बी हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो किस रेशियो में है, 5:7 में। 16 ईयर्स एगो देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो 16 ईयर्स एगो उनकी जो एज का रेशियो है दैट इज 3:5। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। अब देखो इसको करने के तीन तरीके हैं।
पहला तो एक ट्रिक है क्या, कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो जो रेशियो है, एज का डिफरेंस 16 ईयर है ना, 16 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ में रेशियो में भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। 5 से 3 गया 2, 7 से 5 गया 2, तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 16 को। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 8 40, और 7 इंटू 8 कितना, 56। तो उनकी जो प्रेजेंट एज होंगी वो 40 ईयर्स और 56 ईयर्स होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप इसी को क्या कर सकते हो, मुझे जो लगता है कि ये आपका परफेक्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस सेम ना दिया तो वो बनाना पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि 16 ईयर एगो की बजाय वो बोल दे इसकी एज 8 ईयर एगो और इसकी एज 5 ईयर आफ्टर, फिर क्या करोगे, तो ये लगेगा ही नहीं। तो हमेशा एक यूनिवर्सल अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, और वो क्या है कि अगर ए और बी की प्रेजेंट एज 5:7 में है, तो हमने मान लिया ये 5x है और ये 7x है। उसके बाद कंडीशन लगा दो कोई भी, कि दोनों की एज 16 ईयर है, तो 5x माइनस 16 7x माइनस 16, तो ये रेशियो है 3:5। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25x माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 21x माइनस 48, तो ये इधर आके माइनस होगा 4x, ये उधर जाके ऐड होगा 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5 इंटू 8 40 और 7 इंटू 8 56। ठीक है, ये अप्रोच बेस्ट रहेगी, इसको यूज करिएगा, क्योंकि कंडीशन वो कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, और जो थर्ड तरीका था वो क्या है, बाय ऑप्शन। तो बाय ऑप्शन आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस कर लो, अगर आप इसमें से 16 माइनस करोगे 14, इसमें से करोगे 28, तो क्या ये रेशियो 5:7 है, नहीं है। आप यहाँ पे करोगे ये भी नहीं बनेगा, तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, बस आप बार बार वैल्यू पुट करके देख लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को सोल्व करना है। ठीक है, अब जिनको लगता है कि क्या ऐसे सवाल कभी पूछे गए हैं पेपर में, तो उनके लिए ये एग्जाम्पल है। ये आरबीआई ग्रेड बी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे पूछे गए हैं, लेकिन आज नहीं पूछ रहा है। तो आज कैसे पूछ रहा है, उन पे भी चलेंगे भाई धीरे धीरे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो किस रेशियो में है भैया, वो है 6:5 के अंदर। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:6। आफ्टर 10 ईयर उनकी एजेस में जो रेशियो होगा दैट इज 7:6। तो फाइंड द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखो यहाँ पे एज कितना इंक्रीज हो रही है, 10 ईयर। अगर आप यहाँ 6 से 7 पे जाएंगे 1 इंक्रीज होगा, 5 से 6 पे जाएंगे 1 इंक्रीज होगा, तो ये 1 की वैल्यू कितना होगी, 10। तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू 60 और 5 की वैल्यू 50। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितने ईयर का, 10 ईयर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए। और आप भी कमेंट करके जरूर बताया करो यार, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल और ये सब चीजें ला रहा हूं, बट आपका फर्ज बनता है आप भी कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये, अगर कोई होमवर्क क्वेश्चन दिया है तो वो टाइप करें, अन्यथा एक कमेंट जरूर करके जाएं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, अब इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अलग अलग, आगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा मैं, बट थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि कैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रवि एंड विनय इज दिस। ठीक है, दो लोग हैं, ये रवि हैं और ये विनय है। इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है, वो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है दैट इज 4:5। 12 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी दिस। 12 ईयर हैंस यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स जो इनकी एजेस में रेशियो है दैट इज 14:17। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 14 ईयर हैंस। तो 14 ईयर हैंस उनकी एजेस का रेशियो बताइए। अब मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी भी चीज पे मत जाओ, आप सिंपली ये देखो कि अगर उनकी प्रेजेंट एज 4x और 5x है, तो आफ्टर 12 ईयर है, तो 4x में भी 12 ऐड कर दो और 5x में भी 12 ऐड कर दो। ये जो रेशियो है ये कितना आ गया, 14:17। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68x प्लस 204 दैट इज इक्वल टू 70x प्लस 168, है ना। अब ये उधर जाके माइनस होगा तो 2x बचेगा, ये इधर आके माइनस होगा तो 36 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 18। तो ये 4x की वैल्यू कितनी होगी, 72, और 5x की वैल्यू कितनी होगी, 90। ये इनकी क्या है, प्रेजेंट एजेस है। तो आफ्टर 14 ईयर्स अगर बोला है, आफ्टर 14 ईयर्स, तो दोनों में 14 ऐड कर दीजिए, 72 प्लस 14 और 90 प्लस 14, तो ये हो गया 86 और ये हो गया 104। तो अगर आप 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो 43:52।
तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके से कैसे भी घुमा फिरा के दे देगा ये अप्रोच आपके तरीके से, क्योंकि देखो हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर यही कोई बैंक पीओ का पेपर होता है, एसएससी का पेपर होता, तो मैं आपको बोलता कि बच्चे ये ट्रिक भी यूज करो, क्योंकि वहां पे क्या है यार, 20 मिनट है आपके पास, 35 क्वेश्चन है। ठीक है, और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में क्या है, आपको 4.5 नंबर लेने हैं 30 में से, 25 मिनट है आपके पास, टाइम की तो कमी नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी दोगे तो तब भी आप 10-12 क्वेश्चन कर सकते हो, और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। तो मतलब लेवल अच्छा है, उसी अकॉर्डिंग मेहनत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। साहिल गोट मैरिड 14 years एगो। जो साहिल है उसकी शादी हुई थी 14 साल पहले। टुडे हर एज इज टू, सॉरी हिज एज इज टुडे, हिज एज इज 2/5 times more his age at the time of marriage. His son's age is 1/10 time of his age. ठीक है, तो his son's age is, ठीक है। तो ये कई बार हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो यहाँ मैं कभी छुपाता नहीं हूँ चीजें, तो पढ़ाते रहते हैं दिन भर, क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ एक फीमेल थी, उस फीमेल को मैंने मेल से चेंज कर दिया, बट हिज हर में चेंज करना मैं मुझे ध्यान नहीं रहा है ना। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा चीजों पे, क्वेश्चन डाटा चेंज करके कुछ ऐसे तरीके से फ्रेम किए जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखो, साहिल गोट मैरिड 14 year एगो, साहिल की शादी हुई 14 साल पहले। आज जो उसकी एज है वो 2.5 times मोर हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। 2/5 का मतलब क्या है, 2/5 का मतलब हमेशा ये वैल्यू वो होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं, और ये इंपैक्ट होता है हमेशा। तो मैं अगर बोलूं कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर उसकी एज 5 थी, ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर आप एज्यूम करोगे डिनोमिनेटर की मल्टीपल वैल्यू, तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो आज उसकी एज क्या होगी, टुडे 5 प्लस 5 का 2/5 मोर, तो आज उसकी एज 7 होगी। तो मतलब शादी की और आज की एज में डिफरेंस कितना है, 2, और वो जो डिफरेंस है वो 14 ईयर का है। तो 2 की वैल्यू 14 होगी, 1 की वैल्यू 7 होगी। तो टुडे हर हिज एज इज 7 × 7 यानी कि 49 ईयर। तो वो कह रहा है कि अगर बेटे की एज 1/10 है तो 49 का 1/10 ले लीजिए, दैट इज 4.9 ईयर। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे। बात समझ में आई भाई सबको? तो इस तरीके से आप चीजों को बना पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, अब ये आरबीआई ग्रेड भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा और चीजें पूछने का तरीका अलग आता जाएगा, इन पे आप जरूर फोकस करिएगा। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 32 years। ठीक है, 3 year later the oldest member of the family died at the age of 60. On the same day a child was born in the family. What would be the average age of the family 20 year after the death of the oldest member? Now the question is, वो कह रहा है कि एक फैमिली है भाई, है ना। एक फैमिली की जो एवरेज एज है वो 32 ईयर थी। तो फैमिली में 5 मेंबर है तो उनकी टोटल एज रही होगी 160 ईयर, है ना। अब 3 year लेटर की बात हो रही है, तो 3 year लेटर के बाद जो फैमिली है उसमें 5 ही मेंबर है भाई, तो उनकी एज इतनी तो होगी होगी, प्लस 5 के 5 मेंबर की 3 साल बढ़ेगी, तो अब टोटल एज कितनी है, 175। अब वो कह रहा है कि ऑन द सेम डे, आज ही के दिन, इसी दिन जो फैमिली के अंदर ओल्डेस्ट मेंबर थे उनकी डेथ हो जाती है। तो फैमिली में अब कितने मेंबर बचे हैं, 4 मेंबर। तो उन 4 मेंबर की एज कितनी होगी भाई, क्योंकि इनमें से 60 ईयर का चला गया तो 115 होगी। ठीक है, अब बात हो रही है आफ्टर 20 ईयर्स की। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर एवरेज एज क्या होगी। अब आफ्टर 20 ईयर इन 4 मेंबर्स की टोटल एज कितनी होगी, 115 प्लस 4 इंटू 20, क्योंकि सबकी 20 ईयर बढ़ेगी। और जो बच्चा इस दिन पैदा हुआ था उस बच्चे की एज तो 20 साल ही होगी भाई, है ना। तो ये टोटल एज कितना बन गया, 215। तो एवरेज एज क्या होगी यहाँ पे, एवरेज एज इज 215 डिवाइड बाय 5, तो इट्स 43 ईयर्स, है ना। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप बहुत अच्छे से इन टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच है। कभी एक बच्चा पैदा हो जाएगा, कभी 2 हो जाएंगे, कभी कुछ देगा कभी कुछ देगा, तो फिक्स नहीं है इन्फॉर्मेशन। इसलिए आप यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।
बट ये चीजें अगर आपने ये वीडियो देखी है तो यू कैन मेक एन आइडिया कि लेवल क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस उसके लिए ये वीडियो शानदार रहेगी आपके लिए, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। एक क्वेश्चन और है, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2021 का है। ठीक है, क्या है? देर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। फैमिली के अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए बी और सी। इफ 8 years ago द एवरेज एज ऑफ एबीसी इज डैश ईयर। अब यहां पे बोला है कि ये वाला कॉलम उठाइएगा, ये वाला ब्लैंक, और यहां पिट करिएगा, ठीक है। एंड 5 year हैंस द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी विल बी 33 years। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ बी की बात हो रही है। देखो यहां से पकड़ना क्या है आपको। अब मैं सिंपली देखता हूं कि 5 साल बाद, 5 year हैंस, जो ए और सी की टोटल एज होगी वो कितनी होगी? 33 इंटू 2, दोनों की टोटल एज 66 होगी, है ना। कब? 5 year हैंस। तो प्रेजेंट क्या होगी? प्रेजेंट दोनों की क्या होगी? ए प्लस सी की 66 में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि दोनों की 5-5 साल कम होगी, तो 10 माइनस होके प्रेजेंट एज कितनी होगी? 56। अगर मैं इसको 8 year एगो देख लूं कि 8 year एगो कितनी होगी फिर ये, तो 8 year एगो 56 में से 16 माइनस कर दो, 40। क्यों क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि 8 year एगो की एवरेज है मेरे पास यहाँ ऑप्शन से। तो अगर मैं 8 year एगो फैमिली देखूं, ठीक है, फैमिली में कौन? ए बी और सी, तीनों लोग, और अकेला बी देखूं, तो इनकी एज को कंपेयर करता हूं। बी की प्रेजेंट एज के लिए आपको ये ऑप्शन पुट करना है। अगर मैं 8 year एगो एवरेज एज देखूं तो वो कितनी होगी? 17। तो टोटल एज कितनी रही होगी? 51। तो बी अगर 51 है और दोनों की ए और सी की एज, ए और सी की एज तो फिक्स है ना, 8 year एगो 40 थी, तो बी की एज 11 आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। और बी की प्रेजेंट एज यहां से देखो 19 है, और 19 में से 8 माइनस कर दूं तो 11 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। बी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आप आइदर ए और सी है तो सी ट्राई करें। तो अगर एवरेज एज 21 है तो 21 इंटू 3 63, ए और सी की 40 है तो बी की एज 23 आनी चाहिए। बट बी की प्रेजेंट एज 30 है, तो 30 माइनस 8 year आएगा तो 22 होनी थी, बट ये 23 आ रही है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दैट इज वाई द आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ए। तो ए ही आपके सवाल का सही जवाब है। ऐसे सवालों के लिए कंसंट्रेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बन जाते हैं, मुश्किल नहीं होते। ठीक है जी, चलो और कुछ अलग अलग टाइप के सवाल डिस्कस करते हैं, थोड़ा यहां से भी आपको आइडिया आएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। एक कपल है, उनका एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, एक कपल है जिसका एक सन है एंड अ डॉटर, एक डॉटर है। ठीक है, द एज ऑफ द फादर इज 4 times दैट ऑफ हिज द सन। एक फादर भी है और मदर भी है भाई। ठीक है, यही फैमिली है, बहुत सुंदर सुशील फैमिली है, क्योंकि 2 बच्चे हैं और माता पिता हैं। ठीक है, तो द एज ऑफ द फादर इज 4 times। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना एजेस के अंदर, पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन को पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ क्या सोचना है, किस टाइप के अप्रोच यूज होगी, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका। देखो जैसे यहाँ पे द एज ऑफ द फादर इज 4 times दैट ऑफ द सन एंड द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 दैट ऑफ द मदर। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो फादर की एज है वो 4 times ऑफ सन है, जो एज ऑफ द डॉटर है वो जो है वो 1/3 ऑफ द मदर है। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 times ऑफ डॉटर एज इज इक्वल टू मदर एज। ठीक है, द वाइफ इज 6 year यंगर टू हर हस्बैंड। ठीक है, फादर में से मदर माइनस कर दोगे तो 6 year है। एंड द सिस्टर इज 3 year ओल्डर देन हर ब्रदर। जो सिस्टर है वो 3 साल बड़ी है ब्रदर से, तो सिस्टर इज ब्रदर प्लस 3 year। इतनी इंफॉर्मेशन है सिर्फ, तो मदर की एज बतानी है। अब क्वेश्चन को सोचोगे कैसे? सिंपली आपने अज्यूम किया कि सन की एज x है, तो फादर की एज कितना है? 4 times ऑफ सन, 4x। अब जो पिताजी है वो माताजी से 6 साल बड़े हैं, तो मदर की एज क्या होगी? 4x माइनस 6 होगी। ठीक है, और जो डॉटर की एज है, जो डॉटर की एज है वो 1/3 ऑफ मदर है। ठीक है, तो 1/3 ऑफ अगर मदर है तो 1/3 ऑफ 4x माइनस 6, है ना। अब यहां देखो कि सिस्टर की जो एज है वो ब्रदर से 3 साल, तो सिस्टर की एज क्या है? 1/3 4x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू ब्रदर एज प्लस 3।
अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो मदर की एज क्या है 4x माइनस 6, तो 4 इंटू 15 माइनस 6, तो इट्स 54 ईयर। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो कोई भी झंझट नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। बट ये ऐसा है कि डुएबल है, बनाई जा सकती हैं चीजें, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो देखो एक और शानदार सा क्वेश्चन लिया है हमने, क्या है, व्हेन आकाश वाज बोर्न हिज फादर एज वाज 29 ईयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर। जब आकाश पैदा हुए तो उनके पिताजी उनके ब्रदर से 29 साल बड़े थे। एंड हिज मदर वाज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। इफ हिज ब्रदर इज 2 ईयर्स एल्डर देन हिज सिस्टर, after 6 years the average age of the family is 20, then what is the age of mother when Akash was born? तो सारी कहानी कहां से शुरू हो रही है, जब आकाश पैदा हुए, ठीक है। तो जिस दिन आकाश पैदा हुए उस दिन आकाश की एज क्या रही होगी, उस दिन आकाश की एज 0 रही होगी, ठीक है। अब मैं मान के चलूं कि आकाश के ब्रदर की जो एज है वो x ईयर है, तो उस दिन आकाश के जो फादर हैं वो उनके ब्रदर से 29 ईयर ओल्डर थे, ठीक है। और जो उनकी सिस्टर हैं, जो ब्रदर हैं वो 2 ईयर एल्डर हैं सिस्टर से, तो दैट मीन्स उनकी जो सिस्टर की एज होगी वो x माइनस 2 होगी। और जो मदर है, मदर यही बोला जा रहा है, जो मदर है वो 25 ईयर ओल्डर है सिस्टर से, तो अगर सिस्टर की एज में 25 ऐड कर दें तो दैट इज x प्लस 23। ये कहानी है कब की, जिस दिन आकाश पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन कह क्या रहा है, आफ्टर 6 ईयर, आकाश के पैदा होने के 6 साल बाद जो पूरी फैमिली है, फैमिली उसकी टोटल एज कितनी होगी भाई, क्योंकि एवरेज एज 20 है और फैमिली में मेंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इनकी टोटल एज कितनी रही होगी 100, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि जिस दिन आकाश पैदा हुआ उस दिन टोटल एज कितनी होगी भाई, जब 6 साल के बाद 100 है तो 6 साल पहले कितनी होगी, सबकी 6 साल कम होगी, 5 मेंबर्स के 6 साल कम कर दो तो कितनी आ गई 70, यानी इन सब की एज का सम 70 है। तो आकाश 0 का, ब्रदर x का, फादर x प्लस 29, सिस्टर x माइनस 2, मदर x प्लस 23, दैट इज इक्वल टू 70। तो कितने x आए 1 2 3 4x, 29 23 52 माइनस 2 50, दैट इज इक्वल टू 70। तो 4x की वैल्यू 20 होगा तो x की वैल्यू 5 होगी। और अगर x की वैल्यू 5 है तो एज पूछी जा रही है मदर की, और मदर की एज है x प्लस 23, यानी कि दैट मीन्स 5 प्लस 23, तो इज इक्वल टू होगा 28। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने जो तरीका बताया था आपको, एक पारंपरिक तरीका बताया था कि x ले लोगे तो x से x को भी बुरा नहीं लगेगा, और दूसरा आपका सवाल जैसे मर्जी कितनी इंफॉर्मेशन रोटेट करके दे दे सही जाएगा हमेशा, तो वही चीज आपको यहां भी करनी है ना। देखो क्या है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। दो लोग हैं ए और बी, उनकी जो प्रेजेंट एज है उस प्रेजेंट एज में जो रेशियो है दैट इज 5:3। द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर एगो, देखो अगर आप इसको 5x और 3x ले लेते हो, अब वो क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो ए की एज कितनी होगी इतनी, एंड बी एज 4 ईयर हैंस, बी की एज 4 ईयर हैंस मतलब बी की एज है 3x प्लस 4, ये 1:1 में है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 5x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो 2x की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ के ऐड होगा ये उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो a की प्रेजेंट एज 20 है और b की 12 है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर हैंस, a की एज 4 ईयर हैंस 20 प्लस 4, रेशियो किसके साथ, b एज 4 ईयर एगो, तो b की प्रेजेंट एज 12 है माइनस 4, तो ये हो गया 24, ये हो गया 8, तो दोनों में रेशियो क्या होगा 3:1। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे। क्लियर है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2,
ऐसे करके आप इन सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स लेने का ये बेनिफिट है कि कंडीशन कुछ भी दोगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रिक मुश्किल हो जाएगी यहाँ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो, एक और बहुत शानदार सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, 6 years एगो मनीषा एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर सन एंड डॉटर। कब की कहानी है? 6 साल पहले, 6 year एगो। ठीक है, मनीषा की जो एज है, मनीषा की एज दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर। तो यहां पे आप प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर, ठीक है भाई, ये आप लिख सकते हो। अब नॉर्मली अगर मैं मान के चलूं कि एट प्रेजेंट मनीषा का सन और डॉटर, पता नहीं इनकी क्या एज है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, हमेशा एक आइडिया लग जाता है क्या एज्यूम करना है क्या नहीं। बहुत सारी दिक्कत तो ऐसे ही आती है, पता ही नहीं चलता क्या सोचना है, सर आपने एक्स कैसे ले लिया, वाई कैसे ले लिया, ये पहले क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा क्या कह रहा है। देखो क्या है, 4 year हैंस, 4 साल के बाद, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ हर सन एंड डॉटर एट दैट टाइम विल बी 7:6। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर सन की प्रेजेंट एज एक्स है, डॉटर की वाई है, एक तो मनीषा की एज 6 साल पहले इतनी थी, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। क्लियर है भाई, 6 साल पहले। अब दूसरी चीज यहां पे क्या है कि वो क्या कह रहा है, 4 year हैंस, यानी सन में 4 ऐड कर दो, डॉटर में भी 4 ऐड कर दो, ये रेशियो 7/6 है, 7:6 है, ये दिया है। क्लियर है। अब दूसरी चीज यहां पे, मनीषा इज 6 year यंगर देन हिज हस्बैंड, लेकिन ये कहानी तो 6 साल पहले थी। अगर मैं मनीषा की प्रेजेंट एज कितनी लूं, एम ही ले लेता हूं, तो मनीषा -6 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। ठीक है, 6 साल पहले इतना है। अब वो कह रहा है कि मनीषा जो है वो 6 year यंगर है, अपने हस्बैंड से छोटी है। ठीक है, तो हस्बैंड की एज क्या होगी, हस्बैंड की एज होगी मनीषा की एज +6। ठीक है, मनीषा की एज +6। ठीक है, तो अब और देखो क्या कह रहा है आगे, मनीषा प्रेजेंट एज इज 2.5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। मनीषा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 2.5 टाइम ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट वाई है। तो ये हो गया भाई, क्लियर है। तो अब कहानी बन जाएगी मुझे लगता है। तो व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 7y प्लस 28। तो 6x माइनस 7y दैट इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन बन गई ये, और एक इक्वेशन यहां ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो मनीषा की जगह रखेंगे 2.5y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये इधर आ गया, तो 1.5y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, तो इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 9y माइनस 6x दैट इज इक्वल टू 36। और ये इक्वेशन है 6x माइनस 7y दैट इज इक्वल टू 4। तो जब ऐड करोगे ये कैंसल, तो 2y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू बच गया 20। तो y अगर 20 है तो मनीषा के हस्बैंड की एज पूछ रहा है, तो पहले मनीषा की एज निकाल लो। मनीषा की कितनी है, 2.5 इंटू वाई यानी 20, तो 50 ईयर। और मनीषा अपने हस्बैंड से 6 ईयर यंगर है, तो हस्बैंड की एज 50 प्लस 6 क्या होगी, 56 होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी सबको। तो ऐसे करके चीजों को सोल्व करना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, और यकीन मानिए जिसने होमवर्क क्वेश्चन सोल्व कर लिया दैट मीन्स उसका एजिस टॉपिक पे ठीक ठाक होल्ड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले उसका बेड़ा पार है एजिस टॉपिक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसान है, आसान नहीं है भाई, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन ही तो होमवर्क होना चाहिए। अगर जो पढ़ाया है वैसा सा ही दे दिया इजी क्वेश्चन, फिर तुम क्या प्रैक्टिस करोगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको जरूर कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, और हमेशा जो होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं, तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और साथ में ये सारे क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं इनकी पीडीएफ वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन था, ये मैं इसी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। तो जाकर के आपको कहाँ दिखेगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी, चलिए
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और चीजों को धीरे धीरे इस फाउंडेशन सीरीज में ग्रो कर रहे होंगे आप लेकर के। आपकी समझ विकसित हो रही होगी कैसा क्वांट आता है और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हमारे कोर्सेज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा आरबीआई के लिए गोल्ड पैकेज और सिल्वर पैकेज है, ठीक है। दोनों में खास बात यह है कि गोल्ड पैकेज में आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब मिलता है और सिल्वर पैकेज में आपको सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू मिलता है, फेज 1 में सिर्फ जीए मिलेगी, ठीक है जी। तो वो चीजें आप देख सकते हो। हमारे कोर्सेज के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, डेमो क्लास लगा सकते हो और फिर आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हो अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। कमेंट जरूर करते रहा करो क्योंकि आपकी कमेंट हमें ऊर्जा देती है और उसी ऊर्जा से फिर नेक्स्ट क्लास में आकर के हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सुबह 8 बजे कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।